Solid solutions are are those solutions in which the solvent is solid, in which the solvent is solid. बेटा सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में आपको चैप्टर के शुरुआत में भी बताया था कि सॉल्यूशन कई तरह के होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। अभी हम बात कर रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन की, जिनमें सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को ऐड करा जा रहा है, किसमें? सॉलिड में। अब जब सॉलिड सॉल्यूशंस की बात आती है तो अब यहाँ पे साथ में टर्म हमारे क्या आएगा? वेपर प्रेशर। अगली हेडिंग इसमें आएगी वेपर प्रेशर, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारे आगे टर्म्स आएंगे। वेपर प्रेशर, नाम तो अपने आप को ये बता रहा है कि वेपर जो एक्सर्ट करेंगे प्रेशर, उसे कहेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ, हेडिंग डालना बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, और इसको मेन नाम आपको पढ़ाया जाएगा राउल्ट्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके डिफाइन भी और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, जिसको आप पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ के साथ। अब बच्चों वेपर प्रेशर क्या कंडीशन होती है? मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें एक प्योर लिक्विड है, ठीक है। इस कंटेनर को मैंने क्लोज कर दिया है। अब जब ये लिक्विड को मैं हीट करने रखूंगी तो इनमें से कुछ पार्ट ऊपर वेपर बनकर जाएगा, यानी कि मैंने लिखा रेट ऑफ इवोपरेशन। और जब ये ऊपर की दीवार से टकराएगा तो ये ठंडा होकर नीचे भी आएगा, जिसे मैं नाम क्या दूंगी? रेट ऑफ कंडेंसेशन। और बेटा जिस वक्त रेट ऑफ इवोपरेशन बराबर हो जाए रेट ऑफ कंडेंसेशन के, इस वक्त जो इनर वेपर है, यहाँ पे जो वेपर रह जाएंगे, ये जो इनर वेपर इस पहली लेयर पे प्रेशर लगाएंगे, दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर हमारी वो वाली कंडीशन होती है जब इक्विलिब्रियम के समय वेपर्स अपनी पहली लेयर के ऊपर, इस पहली लेयर के ऊपर क्या लगाते हैं? प्रेशर। तो पहले बेटा वेपर प्रेशर की डेफिनेशन लिखिएगा, हेडिंग डाल के वेपर प्रेशर की डेफिनेशन लिखो। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन is the pressure exerted by the vapors, is the pressure exerted by the vapors in equilibrium, इक्विलिब्रियम ये कंडीशन आ गई, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू कंडेंसेशन। इन इक्विलिब्रियम with the liquid or solution, with the liquid or solution at a particular temperature, at a particular temperature। इंपॉर्टेंट है वेपर प्रेशर की डिफाइन। ये वो कंडीशन है जब वेपर्स इक्विलिब्रियम के समय प्रेशर लगाते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट लेयर। लिख लिया होगा बेटा। अब वेपर प्रेशर किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो एक जनरल सा टर्म पता होना चाहिए। वेपर प्रेशर किन किन बातों पे डिपेंड करता है? हमने कौन सा लिक्विड लिया है, नेचर ऑफ लिक्विड, कि भाई अगर लिक्विड में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो उसको वेपर बनाने में आपको टाइम लगने वाला है, मगर उसी लिक्विड में अगर वीक फोर्सेस है तो वो जल्दी से वोलेटाइल हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर पहली बात तो डिपेंड करता है आपने लिक्विड कौन सा लिया, साथ में
आप ये काम किस टेम्परेचर पर कर रहे हैं। बच्चों अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो ज्यादा वेपर बनेंगे और ज्यादा ही प्रेशर भी लगेगा। तो वेपर प्रेशर की पहली कंडीशन, आपने लिक्विड कौन सा लिया। सेकंड कंडीशन, आप ये काम किस टेम्परेचर पर करा रहे हो। हम जो वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं क्लास 12 की एनसीईआरटी में, वो डायरेक्टली लिंक्ड है राउल्ट्स लॉ से। तो राउल्ट लॉ पहले दिया जा रहा है फॉर टू लिक्विड्स एंड बोथ आर वोलेटाइल इन नेचर। राउल्ट्स लॉ की डिफाइन भी सीबीएसई में खूब आती है। तो आप पहले राउल्ट्स लॉ की डिफाइन लिखेंगे और फिर इसके डिराइव पार्ट पे चलते हैं। राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सब्सटेंसेस, फॉर वोलेटाइल सब्सटेंसेस, इसकी बेटा डिफाइन आती है, एग्जैक्ट वर्ड्स होने चाहिए। राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सब्सटेंसेस, लिखते हैं इसकी डिफाइन बेटा। इन अ सॉल्यूशन, in a solution the vapor pressure, the vapor pressure of a component, the vapor pressure of a component at a given temperature, at a given temperature is equal to the, is equal to the mole fraction, is equal to the mole fraction of that component, of that component in the solution, of that component in the solution multiplied by, multiplied by vapor pressure of that component, multiplied by vapor pressure of that component in pure state, in pure state। बच्चों अब इसे समझो पहले। राउल्ट्स लॉ कहता है कि वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का जब वो सॉल्यूशन में चला जाए, ठीक है, सॉल्यूशन की बात हो रही है, किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अपने मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर मैं वहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊं तो वो हम क्या ले लेते हैं, वहां पे कांस्टेंट ले लेंगे। क्या कहा गया, इस चीज को समझने के लिए थोड़े से डायग्राम की फॉर्म में चलते हैं। मान लीजिए बेटा एक कंटेनर है आपके पास जिसमें ए नाम का एक प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, इसका प्रेशर है PA0। ये कंटेनर ढका हुआ है क्योंकि क्लोज होना चाहिए, वेपर बने, कंडेंस हुए। इसी तरह से एक बी नाम का सॉल्वेंट है, ये भी प्योर है, इसको भी कंटेनर में ढक दिया, ये बन गया, ये बी नाम का है और इसका ओरिजिनल है PB0। वेपर बन रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं। मैंने अब क्या करा, मैंने इन दोनों को मिला के एक नए कंटेनर में डाल दिया, ठीक है। अब ये राउल्ट्स लॉ का फायदा होने जा रहा है। अब मैंने इन दोनों को एक नए कंटेनर में डाल दिया जहां पे अब ए भी है और बी भी बैठा है, दोनों बैठे हैं वहीं पे, और मैंने इस कंटेनर को ढक दिया। अब यहाँ पे भी ये पूरा लिक्विड हो गया, वेपर बन रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं। अब बात आती है यहाँ पे राउल्ट लॉ कैसे शुरू करें। राउल्ट लॉ का कहना है कि अब ये ओरिजिनल PA0 है इस वक्त, यहाँ PB0 है इस वक्त, मगर जब ये कंटेनर में चले गए तो ए और बी ओरिजिनल तो रहे नहीं बच्चों। ए जो है किसी का पार्ट बन गया, इस टोटल का ए क्या बन गया है, पार्ट। तो मैं अब ए के प्रेशर को लिखूंगी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए,
बी के प्रेशर को लिखूंगी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ओरिजिनल नहीं रहे। ओरिजिनल बच्चों तब होते हैं जब वो चीज अकेले है, अपने आप है, प्योर है। बट नाउ इट इज नॉट प्योर। अब जब आप किसी का हिस्सा बन जाते हैं, देन वी हैव टू यूज द टर्म पार्शियल प्रेशर। ये ए का और ये बी का। राउल्स लॉ ने क्या करा, पार्शियल प्रेशर को रिलेट कराया। किससे रिलेट कराने जा रहे हैं? मान लो ए की बात करें, ए का हिस्सा है मोल फ्रैक्शन ए, टोटल में तो मोल फ्रैक्शन में काउंट करोगे, और बी की वैल्यू आपने ले ली मोल फ्रैक्शन बी। राउट लॉ का कहना, किसी भी चीज का प्रेशर ऑफ कंपोनेंट की बात कहें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपने मोल फ्रैक्शन के। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हम यूज करेंगे टर्म पी ए नॉट काई ए। पी ए किसके बराबर आ गया? पी ए नॉट काई ए। पी ए नॉट ओरिजिनल है और काई ए मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। इसी तरह से लिया पीबी, पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे? यहाँ पीवी पे नॉट काई बी। पीबी नॉट काई बी, बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं पूछती हूँ टोटल प्रेशर क्या हो गया, तो राउल्ट्स लॉ का कहना है टोटल प्रेशर है पीए प्लस पीबी, क्योंकि वो इस कंटेनर की तरफ देख रहे हैं, सॉल्यूशन की बात हो रही है। पीए नॉट काई ए प्लस पीबी नॉट काई बी। तो राउट लॉ हमारे पार्शियल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन के संग रिलेट कराते हैं। और किस तरह से टोटल निकालते हैं वो भी सिर्फ तब जब मेरे दोनों लिक्विड वोलेटाइल इन नेचर है। तो बेटा पहले राउट लॉ लिख लो और फिर उसका फॉर्मूला करो कॉपी में। इसके बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स है, सिंपल अरिथमेटिक बिल्कुल। Done? इससे रिलेटेड ग्राफ भी आएगा, साथ में ग्राफ बनाते हैं। जैसे हेनरी लॉ में था ना, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मगर वहां हम एक ग्राफ बनाते थे। यहाँ बच्चों हम दो ग्राफ बनाएंगे, एक ए के लिए और एक बी के लिए, मगर दोनों की बेसलाइन सेम कर देंगे। बेसलाइन सेम, यहाँ लिखा मैंने मोल फ्रैक्शन ए 1 है, तो इस जगह मोल फ्रैक्शन बी क्या हो गया? 0। इधर मोल फ्रैक्शन बी 0 है, तो इस जगह मोल सॉरी 1 है, तो इधर मोल फ्रैक्शन ए क्या हो जाएगा? 0। जिधर आप काई ए लिखेंगे बेटा, उसी वाली तरफ उसी लेंथ के ऊपर आपका आता है पी ए नॉट, काई ए और पी ए नॉट। और जो इसके हाइपोटेन्यूज की डायरेक्शन है, दैट विल रिप्रेजेंट पी ए। पी ए क्या था अभी अभी? पी ए नॉट काई ए। अब जिधर आप काई बी लेंगे, उसी के अबव वाली तरफ क्या ले लेंगे? पीबी नॉट। और इसके हाइपोटेन्यूज को आप किससे रिप्रेजेंट कराएंगे? पीबी से, जिसकी वैल्यू होती है पीबी नॉट काई बी। ध्यान दीजिएगा, पी ए नॉट काई ए इज इक्वल टू पी ए आ गया, पीबी नॉट काई बी किसके बराबर आ गया? पीबी के। मगर मैं इन दोनों की हाइट्स को जोड़ दूं तो क्या मिलेगा मुझे? दोनों की हाइट जोड़ दी जाए, दो ग्राफ, और दोनों की हाइट ऐड कर दी जाए, देन टोटल व्हाट इज प्रेशर। total pressure? This will be represented as P total, which is equal to PA plus PB। ये ग्राफ बहुत प्यारा है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इससे आप आगे जब नॉन आइडियलिटी पे जाएंगे तो कई और ग्राफ बनाएंगे। तो इसको ड्रॉ करें जरा। ध्यान से इसे बनाएं। और बहुत सिंपल कंपाउंड्स हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, जैसे एन हेक्सेन, हेप्टेन, बेंजीन, टोलुइन, जिससे रिलेटेड एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं। ग्राफ बिल्कुल सही बनाइएगा।
हो गया होगा अब तक। अब नेक्स्ट टॉपिक पे इसी के आगे चलते हैं। जब हम ये एनसीईआरटी में टॉपिक कर रहे हैं बेटा, तो उस वक्त यहाँ पे 3 पॉइंटर्स भी दिए हुए हैं। 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कि जैसे ग्राफ लीनियर चल रहा है, अगर मुझे एक कंपोनेंट की वैल्यू पता है तो मैं दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू आसानी से निकाल सकती हूँ। ये पॉइंट क्या बताता है, कि जैसे मान लो मैं पी टोटल, ये वाला पॉइंट भी बहुत अच्छा है, पी टोटल को मैं लिखती हूँ पी ए प्लस पी बी। कहते हैं अगर मुझे एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता है तो मैं दूसरा भी निकाल सकती हूँ। सिंपल कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। मैंने ये रखा पीबी नॉट काई बी। तो हाँ भाई, अगर मुझे एक मोल फ्रैक्शन पता है तो क्या मैं दूसरा निकाल सकती हूँ? याद है सब लोगों यस। को? कैसे निकालेंगे? पीबी वन नॉट माइनस। 1 - काई ए, बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप ये 3 पॉइंट पढ़ते हैं ना, तो 3 पॉइंट आपको इसी ग्राफ के ऊपर कमेंट या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। जैसे कहते हैं राउल्ट लॉ तभी एप्लीकेबल है जब दोनों के दोनों वोलेटाइल लिक्विड हो। हाँ भाई, उड़ेंगे तभी तो प्रेशर होगा। जब दोनों के दोनों वोलेटाइल लिक्विड हो और होमोजीनियस मिक्सचर भी बनाए, ये लॉ तब एप्लीकेबल नहीं है जब आपके दोनों लिक्विड, बोथ द लिक्विड्स आर नॉट कंप्लीटली मिसिबल। द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इफ द टू लिक्विड्स आर नॉट कंप्लीटली मिसेबल। तो ग्राफ से ही आप चीजें कंक्लूड करते हैं। दूसरी बात ये कहता है राउल्ट लॉ, जो भी सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को मानेंगे यानी कि इस फिगर को फॉलो करेंगे, वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आएंगे? आइडियल सॉल्यूशन। राउल्ट के फॉलोवर आइडियल सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। अब जो इनसे मिलके एक ग्राफ, वो एक और नया फॉर्मूला चलेगा, उसको दिखाने के लिए पहले मैं तुम्हें ऊपर वाले ग्राफ पे ही लेके चलती हूँ। बेटा ये जो था हमारा ग्राफ, इसको जरा गौर से देखो, इस वाले पे आओ। यहां तुमने देखा कि इस कंटेनर के अंदर ए और बी दोनों है। कुछ हिस्सा ए का उड़ के ऊपर जा रहा है, देखो, कुछ हिस्सा बी का भी जा ही रहा होगा। तो भाई सॉल्यूशन के अंदर तो काई ए और काई बी थे। ये रहा काई ए, ये रहा काई बी। सॉल्यूशन के अंदर तो काई ए और काई बी है, मगर जब ये उड़ रहा है ऊपर, तो काई ए का कुछ हिस्सा यहाँ उड़ के हवा में आ गया ना, एयर में, जिसको मैं नाम दूंगी वाई ए। और बी का जो हिस्सा उड़ के ऊपर आ जाएगा एयर वाले हिस्से में, उसको मैं नाम क्या दूंगी? वाई बी। तो अब यहाँ पे आपके लिए 4 बड़े अच्छे सिंबल हो गए, काई ए काई बी, वाई ए वाई बी। बेटा काई ए काई बी है मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, मगर वाई ए वाई बी कौन है? वाई ए वाई बी क्या रिप्रेजेंट करेंगे? मोल फ्रैक्शन इन, ऊपर तो एयर है, ऊपर तो वेपर है, तो वाई ए वाई बी के नए नाम रखेंगे हम यहाँ। वाई ए वाई बी किस नाम से जाने जाएंगे? मोल फ्रैक्शन, कौन से फेस में कहोगे इसे? वेपर, वेपर फेज। वेपर फेस में। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आ रहा है तो हमारा बच्चा ये ध्यान नहीं दे रहा है, बस ये देखा जल्दी से, अरे मोल फ्रैक्शन पूछा है। गौर से देखिए, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन पूछा है या मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस पूछा है। तो मान लो मैं आपसे कहती हूँ बेटा मोल फ्रैक्शन इन वेपर बताओ, कितने उड़ गए ऊपर, तो आप कैसे बताएंगे? इसका फॉर्मूला भी राउल्ट्स लॉ के संग दिया गया। अगर आपसे कोई कहे वाई ए बताओ, तो वाई ए का फॉर्मूला होता है पी ए अपॉन पी टोटल। ये वाई ए तो आपने अभी अभी निकाला है, पी ए तो निकाला है ना, ये रहा पी ए। तो या तो ऊपर सॉल्व कर लीजिएगा और यहाँ रख दीजिएगा पी ए अपॉन पी टोटल। अच्छा, क्या डायरेक्टली बिना कैलकुलेशन के आप में से कोई मुझे वाई बी बता सकता है? वाई बी क्या है? वी अपॉन पी टोटल। पी, पी बी अपॉन पी टोटल नहीं, बिना कैलकुलेशन के कैसे निकालेंगे अगर मुझे सिर्फ वाई ए पता है? मैम पी वन माइनस माइनस। वाई। वाई भी बताओ। 1 - वाई ए होगा। 1 - वाई नहीं होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का टोटल हमेशा क्या आना चाहिए? 1। तो ये वन। मोल है ना,
ऊपर आपको अब पीबी अपॉन पी टोटल हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन में क्यों जाए? हम ये भी तो कर सकते हैं, अगर हमने वाई ए बिल्कुल एक्यूरेट निकाला है तो वाई बी क्या हो जाएगा, 1 - YA, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का टोटल हमेशा 1 होता है। वाई ए क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। मगर ये सारे फॉर्मूले बच्चों तभी लागू होंगे जब ये दोनों कैसे हैं, लिक्विड, बोथ आर volatile liquids and form homogeneous mixture। ठीक है, फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला लिख लीजिए। चाहे मैं काई भी कहती तब भी टोटल बनाता, वाई भी कहूंगी तब भी टोटल बनाएगा। ठीक है, अब राउल्ट्स लॉ लेंगे जब एक चीज नॉन वोलेटाइल। अभी तो हमने पढ़ा है उसमें दोनों चीजें वोलेटाइल, दोनों वेपर बन रही है, दोनों प्रेशर लगा रही है, क्योंकि दोनों उड़ रही है। वोलेटाइल मीन्स वेपर बनना। अब हम राउल्ट्स लॉ को लेके चलते हैं जब एक चीज नॉन वोलेटाइल है, यानी कि वो उड़ी नहीं, और जब वो उड़ नहीं रही है तो उसके वेपर कहाँ से बने, प्रेशर कहाँ से लगा। तो नीचे इसी में नोट करके लिखते हैं, इसी में नोट करके लिखिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मगर ब्रैकेट में करिए फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। पहले हमने पढ़ा दोनों लिक्विड दोनों वोलेटाइल, अब पढ़ने सॉलिड इन लिक्विड, और ये हमारा सॉलिड जो है ये नॉन वोलेटाइल है। जैसे मैं चीनी ले लूं, नमक ले लूं, ये आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स में आ जाते हैं। तो एक रफ रफ सी बात देखते हैं, बहुत अच्छा डायग्राम इन्होंने एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। मान लो ये प्योर लिक्विड है, ठीक है, पूरी लेयर लिक्विड है, ये रहा कंटेनर बंद। तो ऐसे में पूरी लेयर के ऊपर से ये हो रहा है ना, वेपर बन रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ड्रॉपलेट्स नीचे आ रही हैं, टकरा रही हैं, ये बिल्कुल इजी कंडीशन। मगर दूसरा केस लेते हैं, ये लो, यहाँ भी ये लिक्विड है, मगर इस लिक्विड के बीच में मैंने कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स डाल दिए, नमक डाल दिया, यूरिया डाल दिया, ग्लूकोज ले लिया। ऐसे केस में जो वेपर ऊपर जा रहे हैं इनका अमाउंट ज्यादा होगा या कम होगा, क्या सोचते हो? वेपर ज्यादा बनेंगे कम बनेंगे? हम कम बनेंगे। कम बनेंगे, क्योंकि ये जगह तो ऑक्यूपाइड हो गई ना, सॉल्यूट ने ले ली। तो अब आपके पास वेपर बनाने के लिए सिर्फ कुछ ही जगह तो रह गई, तो वेपर का अमाउंट भी क्या हो गया, वेपर कम हो गए। तो जरा इसी चीज को आगे जाते जाते देखते हैं, वेपर कैसे हो गए, लेस। अगर वेपर लेस है तो प्रेशर भी क्या हो गया, लेस। और सीधी बात है, ये जो सॉल्यूट है, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है बच्चों, इसका तो कोई प्रेशर होगा ही नहीं ना, जिसने वेपर नहीं बनाया उसका प्रेशर कहाँ से आ गया। तो यहाँ पीबी की वैल्यू ओवरऑल क्या आ गई, 0। अब अगर मैं कहती हूँ राउल्ट्स लॉ यहाँ पर लगाओ, तो राउल्ट्स लॉ कैसे काम करेगा, यहाँ पे कहा जाएगा पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। मगर पीबी क्या हो गया, पीबी इज 0। इक्वल टू 0, क्योंकि बी कैसा है, नॉन वोलेटाइल। तो अब बच्चों आपसे एक बात पूछनी है, तो इस वक्त मुझे पी टोटल को पीए लिखना चाहिए या पीए नॉट लिख दूं डायरेक्टली? पी टोटल को मुझे पीए लिखना ज्यादा सही है, या मुझे पी टोटल को, कि भाई बी का कोई लेना देना ही नहीं है, तो पीए नॉट ही लिख दूं? क्या कहते हो, क्या चीज ज्यादा ठीक लग रही है? पीए नॉट, क्योंकि हम का ये तो 1 हो जाएगा ना। तो अब मुझे पीए होना ये, चाहिए। हाँ, कुछ का कहना है पी टोटल पीए होना चाहिए, और कुछ का कहना है पी टोटल पीए नॉट। बेटा टोटल में यहाँ पे निकाल मैम रही हूँ, पी ए नोट। ध्यान से सुनो अब मेरी बात। मैं टोटल तो यहाँ निकाल रही हूँ, ये ओरिजिनल था, मैं टोटल इस जगह निकाल रही हूँ, मगर यहाँ तो सॉल्यूट बैठा है ना, सॉल्यूट की प्रेजेंस तो इफेक्ट कर रही है ना। तो पीए नॉट कहना तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अगर ये प्योर है मगर यहाँ कोई और नहीं प्रेजेंट होता तो बात एक ही एक की थी, मगर यहाँ पे बी भी तो बैठा है, बी की वजह से
देखो ना, वेपर तो कम बन रहे हैं ना, तो पी टोटल पी ए नॉट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो उस लेवल से तो वेपर नहीं बने ना जैसे यहाँ बन रहे थे। तो पी टोटल किसके बराबर रह जाएगा आपकी बात? पी टोटल इज इक्वल टू पी ए। क्या मैं लिख सकती हूँ? पी ए नॉट काई ए। ऐसा लिखने से मैं ये नहीं रिलेट कर पा रही कि बी का क्या हुआ, बी के आने से क्या असर हुआ, और मुझे इस फॉर्मूले में बी की जरूरत है। तो मैं बी कहाँ से लाऊं? पी टोटल की जगह तो बी रख नहीं सकती, पी ए नॉट की जगह भी बी नहीं रख सकती। बी वन कैसे? माइनस का भी। वन माइनस काई बी। काई ए की जगह क्या यूज कर लूं? वन माइनस काई बी। तो अब राउल्स मैम लॉ ने बट बोलो बेटा। मैम बट काइबी की वैल्यू जीरो नहीं है, क्योंकि उसमें तो वेपर फॉर्म ही नहीं हो रहा है। काई बी की वैल्यू जीरो थोड़ी है, पीबी की वैल्यू जीरो है। ओके पीबी मैम। की वैल्यू जीरो है, काई बी इज नॉट जीरो। काई बी तो होता है नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स तो प्रेजेंट है ना बच्चे, मोल्स तो है ना, ओके। अमाउंट है। काई बी को जीरो नहीं कहोगे, आप कहोगे पीबी जीरो है। पीबी का फॉर्मूला होता है पीबी नॉट काई बी, है यस ना। मैम। तो मैं काई बी को जीरो थोड़ी कह सकती हूँ, ये तो अमाउंट डिपेंडेंट आ गया। काई बी तो ओके हो गया मैम। ना, वेट अपॉन मोलर मास से निकलेगा, नंबर ऑफ मोल से करके निकालेंगे। तो यहाँ पे आपने काइबी का यूज दिखा दिया कि भाई मुझे काइबी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो अब या तो आप पी टोटल लिखो, या आप पी ए लिखो, या आप पी सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हो टर। कोई भी नाम यहाँ पे यूज हो सकता है। तो राउल्स लॉ का नया फॉर्मूला लिख लीजिए। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जब एक चीज आपकी नॉन वोलेटाइल है। ग्लूकोज यूरिया ये यहाँ पे आएंगे, और इस चीज के संग एक टर्म बोल रही हूँ, नॉन वोलाटाइल। और जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है वो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये क्यों मैंने यूज करा इसकी वजह बताती हूँ अभी, जब आप लिख लेंगे। सिंबल्स का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक करिएगा न्यूमेरिकल में, और वैल्यूज पहचानना सीखिए। जब तक सॉल्यूशन नहीं बना तब तक वो नॉट होता है, पी ए नॉट, पीबी नॉट। और जैसे ही वो कहे मिक्सचर, अब क्या है प्रेशर, तो वो आपसे पूछना चाह रहे हैं पीए और पीबी। मिक्सचर बनने के बाद जो प्रेशर है पीए पीबी, मिक्सचर बनने से जो पहले है अकेले अकेले का प्रेशर पी ए नॉट पीबी नॉट। ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, इसी से रिलेटेड एक लाइन सुनिएगा ध्यान से। इफ द सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, तो फॉर्मूला ये चलेगा जो मैंने बनाया। इफ द सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, तो हमारा राउल्स लॉ का फॉर्मूला ये बन गया। मगर नॉन वोलेटाइल के संग मैं एक टर्म जोड़ रही हूँ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि उस सॉल्यूट को टुकड़े उकड़े भी नहीं होना, ना तो वो एसोसिएट हो और ना ही वो डिसोसिएट हो। क्योंकि अगर वो एसोसिएट या डिसोसिएट हो गया तो आपकी जो प्रेशर है उस पर भी फर्क पड़ेगा। ऐसा आप अभी जब इस चैप्टर में आगे प्रोसीड करेंगे तो एक टर्म आएगा वेंट ऑफ फैक्टर। वहां पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर चीज नहीं है, यानी कि वो इलेक्ट्रोलाइट है, एसोसिएट या डिसोसिएट कर सकती है, तो आपके फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। तो कंडीशन याद रखिएगा, हम कौन से सॉल्यूट की बात कर रहे हैं जो ना तो उड़ रहा है और ना ही वो कोई एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फॉर एग्जाम्पल यूरिया, ये चीजें आएंगी। ठीक है, यू कैन नॉट टेक सॉल्ट हियर। NaCl नहीं लीजिएगा, क्योंकि NaCl जो है पानी में जाकर डिसोसिएट हो जाता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो कंडीशन है नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वोलेटाइल। इसका ग्राफ ड्रॉ कर मैम देते इस हैं। हम्म। मैम सॉल्वेंट इलेक्ट्रोलाइट है। सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट है ना बेटा। सॉल्वेंट तो आपका प्योर सॉल्वेंट है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, जैसे वाटर, बेंजीन, अल्कोहल, कोई भी ले सकते हो इसमें। ओके मैम। ठीक है, करें आगे। ये चीज समझ आ रही है बेटा? अब आप आगे गए, इसी में ग्राफ बनाया, बिल्कुल हेनरी लॉ जैसा ग्राफ आएगा।
यहाँ पे आपके आ गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और इधर आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ठीक, बना लो बेटा इसे, ये सिंपल सा ग्राफ। अब इसके बाद इसके सॉल्व एग्जाम्पल और बैक एक्सरसाइज के और इंटेक्स के न्यूमेरिकल्स करते हैं। इतना ही पूरा टॉपिक आपका थ्योरी का हो गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स राउल्स लॉ के। पहला तो सॉल्व एग्जाम्पल ही है हमारी बुक में। क्वेश्चन अगर बुक है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। मेन टर्म्स बताती हूँ बेटा। आपको कहा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से सुने, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म होता है CH Cl3। अब क्लोरोफॉर्म की बात आई तो किसी को याद है क्लोरोफॉर्म कैसी बॉटल्स में रखना चाहिए, या अगर क्लोरोफॉर्म एयर के संग मिल जाए तो क्या बन जाता है? डार्क बॉटल, फॉस्फीन। डार्क फॉस्जीन। बॉटल में रखे, वरना फॉस्जीन बन जाता है। और फॉस्जीन का फॉर्मूला COCl2, जो अभी हमारे इंप्रूवमेंट के पेपर में, कंपार्टमेंट के एग्जाम में, दोनों में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए आते हैं क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन। ये दोनों हमें दी गई है 298 केल्विन पे, और इनका प्रेशर है 200 mm ऑफ मरकरी और 415 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, जब मैं आपको कह रही हूं कि ये दोनों इतने इतने प्रेशर पे हैं, तो अब दिक्कत आई, क्या ये ओरिजिनल है या मिक्सचर के बाद के? तो क्वेश्चन को ध्यान से सुने। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन आर इतना एंड इतना, तो ये कौन है? ये ओरिजिनल है या मिक्सचर के बाद के? मैम ओरिजिनल। ओरिजिनल है। वो कह रहे हैं इतना एंड इतना ओरिजिनल है। ये मान लो आपने ए नाम दे दिया और एक को नाम दे दिया बी। अब कहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो चाहते हैं आप पी टोटल निकालो। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो अगर पी टोटल चाहिए तो आपको बेटा पीए भी चाहिए और आपको पीबी भी चाहिए। जब हमने क्या मिलाया, वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म दिया गया, इसे मान लो मैंने ए माना है, अगर वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म दिया गया 25.5 ग्राम और वेट ऑफ बी दिया गया है, वेट ऑफ बी दिया गया है बेटा 40 ग्राम। ठीक है, तो अगर मुझे पीए निकालना है तो कंडीशन क्या है? पीए कैसे निकालते हैं? पीए नॉट काई पीए ए नॉट से, इनटू पाई। और पीबी निकालते हैं पीबी नॉट इंटू काई बी। तो अब मुझे काई ए चाहिए होगा, क्योंकि पीए नॉट पीबी नॉट तो दे दिए। काई ए कैसे निकालेंगे? Na अपॉन Na प्लस एनबी। और अगर आपने तमीज से काई ए निकाला है तो काई बी निकालना आसान हो गया, 1 माइनस काई ए से। तो NaNB निकालने के लिए क्या करा जाए? मोलर मास भी तो चाहिए। मोलर मास ऑफ ए, यहाँ मोलर मास ऑफ बी। क्लोरोफॉर्म का मोलर मास कितना होता है? 119.5 ग्राम पर मोल। और मोलर मास ऑफ CH2Cl2 कितना है? 85 ग्राम पर मोल। पहला स्टेप क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 25.5 अपॉन 119.5 इज इक्वल टू इतने मोल्स आ जाएगा। बेटा डेसिमल में निकाल लीजिएगा, एक ही बार में पूरा काम होना चाहिए। और एक्यूरेसी के लिए अगर 3 डेसिमल तक निकालते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। अगर टाइम है और कर सकते हैं तो 3 डेसिमल तक निकालना। इसी तरह से एनबी भी 40 अपॉन 85 आ जाएगा। यहाँ मैं आपको इस टाइम इनके आंसर साथ साथ कराती जाती हूँ। एनए की वैल्यू 25.5 अपॉन 119.5 अप्रोक्सीमेटली 0.213 आती है। और एनबी, अब यहाँ एक गलती सुनो, बच्चा क्या करता है, वो सोचता है एनए निकाल लिया, एनबी 1 माइनस एनए कर लें। अरे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। एनबी 1 माइनस एनए नहीं होता, काई बी 1 माइनस काई ए होता है। बहुत बच्चे जल्दीबाजी में सोचते हैं दोनों का टोटल 1। ये मोल फ्रैक्शन नहीं है, ये मोल है। इनका टोटल 1 करने में नहीं लगिएगा। तो एनबी भी प्रॉपर सॉल्व करिएगा। 40 अपॉन 85,
जो आएगा 0.470। होपफुली अब आप काई ए निकाल लेंगे, काई बी निकाल लेंगे, फिर उससे पी ए, उसी से पी बी, और उस उन दोनों को जोड़ के पी टोटल। क्या इतने तक की बात में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? फर्स्ट पार्ट करा नो। रही हूँ। मैम फर्स्ट पार्ट पी ए पी बी पी टोटल निकालने का काम। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं, आप कैलकुलेशन करते रहिएगा। फिर सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि आप इसमें कैलकुलेट करिए मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज का फॉर्मूला हम अभी पिछले में ही पढ़ के चुके हैं, वाई पी ए टोटल। पी ए अपॉन पी टोटल। तो बेटा पी ए निकल जाएगा ना, जब आपने पी ए नॉट का आई ए निकाल लिया तो पी ए तो तैयार है। और अगर आपने अच्छे से वाई ए निकाला तो वाई भी निकालना बहुत आसान है, 1 - वाई। तो बेटा सॉल्व एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। अगर आप टेबल बना के करेंगे तो मुझे पता है बहुत अच्छा और बहुत सही होगा। तो आप टेबल बना के इसी तरह करिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस को। इन क्वेश्चन का हिंट लिख लीजिए, बाद में सॉल्व कर लीजिएगा। जल्दी से हिंट लिखो। बेटा इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, और आपका वाई ए और वाई बी के जो आंसर हैं ये इसमें निकाल के इसमें से देख लेना। टोटल बिल्कुल ठीक है, कैलकुलेशन सही से करी थी। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, और इससे रिलेटेड एक एनसीईआरटी का हमारा बेटा इंटेक्स क्वेश्चन है, और दो बहुत ही अच्छे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं जो मैं लास्ट में आपको दे दूंगी। एक क्वेश्चन लिखिएगा, सब बच्चे करें साथ में। टू लिक्विड्स एक्स एंड वाई, टू लिक्विड्स एक्स एंड वाई on mixing, on mixing form an ideal solution, form an ideal solution at 30 degrees Celsius, at 30 degrees Celsius the vapor pressure, the vapor pressure of solution, the vapor pressure of solution containing 3 moles of X and 1 mole of Y is 550 mm of Hg। प्रेशर दे दिया, प्रेशर का यूनिट मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब क्वेश्चन को ध्यान से लिखना बेटा। बट व्हेन 2 moles of X, सॉरी 2 नहीं 4 करिए बेटा। बट व्हेन 4 moles of X and 1 mole of Y, पहले 3 और 1 थे, अब 4 और 1 है। 1 mole of Y are mixed, vapor pressure of solution, vapor pressure of solution thus formed, thus formed is 560 mm of mercury। कैलकुलेट क्या करना है? what would be the vapor pressure, what would be the vapor pressure of pure X and Y at this temperature। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं। पहले बेटा मेरे पास
3 मोल्स एक्स थे, 1 मोल वाई था, और उस वक्त पी सॉल्यूशन था 550। अगली बार मेरे पास 4 मोल एक्स है, 1 मोल वाई है, और इस वक्त सॉल्यूशन का प्रेशर है 560। आपको ओरिजिनल दोनों के बताने हैं। बहुत इजी कर दिया क्वेश्चन, मोल्स तो उन्होंने खुद ही बता दिए। पी टोटल 550 mm। जब मान लो NX ले लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई है 1, और पी टोटल है 560 mm। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स है 4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई है 1। क्या बच्चों आप जल्दी जल्दी से मोल फ्रैक्शन वगैरह निकाल पाओगे? यस मैम। करो, चलो फटाफट करो। काई एक्स निकाल लेते बेटा, NX अपॉन NX प्लस NY 3/4 करके, ठीक है। और इसी तरह से काई वाई भी निकाल लेते, फिर उससे पी टोटल में रख लेते। पी टोटल इज इक्वल टू PA0 काई ए काई एक्स प्लस PB0 काई वाई। एक्स और वाई नहीं लिखते फिर, क्योंकि हमने वो ए और बी नहीं लिखते, क्योंकि हमने ऑलरेडी से क्या ले लिया है, एक्स और वाई ले लिया है। तो इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ए बी ना लिखें, क्या लिख ले, एक्स और वाई लिख लें, ठीक है ना। ऐसे दो इक्वेशन बना लो बेटा नीचे भी। पी टोटल इज इक्वल टू PX0 काई एक्स प्लस PY0 काई वाई। यहाँ का काई एक्स क्या आ जाएगा 4/5, और काई वाई क्या आ जाएगा 1/5। वैल्यू रख के दो इक्वेशन बना के इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। बेटा आ गया इसका आंसर सब बच्चों का? आंसर जल्दी से बताओ। ये जैसे ही हो जाए तो उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन जो करने हैं इन टेक्स्ट और बैक के साथ में लिख रही हूँ। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.8 करिएगा, और बैक एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 36। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड है, इजीली हो जाएगा, ठीक है।